स्वागत है स्टूडेंट। आज हम लोग जानने वाले हैं कि बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट क्या होता है। जैसे कि आप अगर कहीं देखते होंगे कि कोई एक सर्कुलर टर्निंग अगर कोई लेता है, तो वो सर्कुलर टर्निंग लेते टाइम जो साइकिलिस्ट होता है, ये साइकिलिस्ट आखिर बेंड क्यों हो जाता है ना। ये थोड़ा सा इस तरफ ऐसे झुक क्यों जाता है, इसका रीजन क्या है और फिजिक्स में हम लोग इसको कैसे समझते हैं। आप देखे होंगे जब भी आप साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं और कहीं पर भी सर्कुलर टर्न आता है, तो उस गोल चक्कर में अगर आप घूमते हैं तो आप देखे होंगे कि आपका जो पोजीशन है वो सीधा नहीं रह पाता है। वो आपका पोजीशन जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है, जो भी सर्कल का सेंटर होता है उसके तरफ। तो ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट जो है ये कैसे होता है और फिजिक्स में इसको हम लोग कैसे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा एग्जांपल होता है जहां पर आप देखते होंगे साइकिल का रेसिंग चल रहा है कुछ भी, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलता है। ऐसे अगर बात करें तो बाइक जैसे मान लीजिए मोटो जीपी रेसिंग जो होता है उसमें भी अगर आप देखते होंगे तो ऐसे अगर रोड आपका स्ट्रेट है तो टिल्ट होने का और मुड़ने का तो कोई जरूरत नहीं है, टेढ़ा होने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम सीधा होकर के आप आगे जो है जा सकते हैं। लेकिन सर्कुलर टर्निंग में आपको सीधा जाना पॉसिबल नहीं होता, उसमें आपको जो है ना टिल्ट होना ही पड़ता है, इस तरह से जो है झुकना ही पड़ता है। तो इसका रीजन हम लोग फिजिक्स के नियम से समझेंगे। तो देखिए इसमें जैसे क्या है कि आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका क्या है कि ये जो ग्राउंड के सरफेस में जो कांटेक्ट सरफेस जो है यहाँ पर एक फोर्स लगता है और ये फोर्स जो लगाता है ग्राउंड लगाता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है फोर्स एफ से, ये फोर्स जो है ग्राउंड लगाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स जो है सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। मतलब कि जैसे ये हमारा सरफेस है तो इसके एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री में ऊपर की तरफ ये नॉर्मल फोर्स ग्राउंड के कांटेक्ट में लगता है। उसके बाद वहां पर स्लिप करने का भी टेंडेंसी होता है, तो उसको रोकने के लिए एक और फोर्स जो है सेंटर के तरफ लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन का फोर्स। वो होता है फ्रिक्शन का फोर्स। तो फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो सेंटर के तरफ लगता है, इस तरह से सेंटर के तरफ ये स्लीपिंग को रोकता है, स्लिप ना कर जाए टायर। इस वजह से ये सेंटर के तरफ जो है फ्रिक्शन का फोर्स हम लोग का लगता है। उसके बाद और कौन सा फोर्स लगता है, तो और जो फोर्स लगता है वो होता है वेट। साइक्लिस्ट का जो वेट होगा पूरा वो ग्राउंड में नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है। तो यहाँ पर आप कि तीन तरह का है लगता है। एक फ्रिक्शन का फोर्स जो स्लिपिंग को रोक रहा है कि साइकिल का जो टायर है, जो पहिया है वो स्लिप ना कर जाए। एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में संपर्क में होने की वजह से ये ऊपर की तरफ इस तरह से लगता है। और एक फोर्स होता है वेट, साइक्लिस्ट का जो वेट है वजन वो नीचे अर्थ उसको ग्रेविटी की वजह से खींचता है। ये तीन फोर्स यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, और हमने माना कि ये एंगल थीटा से जो है टिल्ट हो गया। यहाँ देखिए ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल लाइन है, इसके साथ कुछ एंगल यहाँ पर देखिए थीटा एंगल जो है ये बना रहा है। ये थीटा एंगल का वैल्यू क्या होगा और ये क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग को साइकिल को आराम से सेफली घुमाना है, सेफली, है ना, पलटना नहीं चाहिए साइकिल, उसके बाद स्लिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि साइकिल जो है वो इस तरफ ना गिरे या फिर इधर ना पलट जाए, उसके लिए हम लोग को टॉर्क जो है यहाँ पर टॉर्क बैलेंस करना पड़ता है। तो टॉर्क बैलेंस करने के लिए किसी एक पॉइंट को एक्सिस ले लेते हैं। जैसे कि ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये तो टर्निंग का सर्कल हो गया, जिसमें कि वो टर्न करेगा और इसका पलटना जो है पॉसिबल है इस तरफ या फिर इस तरफ, इधर ये पलट सकता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे। तो टॉर्क इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो फोर्स है, एक है नॉर्मल फोर्स, एक है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन इसका स्लिपिंग रोक रहा है, नॉर्मल जो है ग्राउंड लगा रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स नॉर्मल दे रहा है। और जब ये सर्कल में घूमेगा, सर्कुलर टर्न करेगा, तो सर्कुलर पाथ होने की वजह से एक फोर्स जो है सेंटर से बाहर की तरफ, ये देखिए ये सेंटर है,
इससे बाहर की तरफ एक फोर्स जो है mv²/r यहाँ पर लगता रहेगा। ये mv²/r जो है सर्कुलर टर्निंग की वजह से लगता है और सेंटर से बाहर लगता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर टॉर्क का इक्वेशन लिख देंगे। तो जो टॉर्क का इक्वेशन हम लोग यहाँ लिखेंगे वो टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए लिख देंगे हम लोग। ठीक है, ये टॉर्क अबाउट ए लिख देंगे। ए पॉइंट के अबाउट हम लोग यहाँ टॉर्क लिखेंगे। तो अगर आप ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखिएगा तो ये नॉर्मल का फोर्स और ये फ्रिक्शन का फोर्स ये दोनों उसी पॉइंट पे लग रहा है। ये दोनों जो है रोटेशन रोकने या होने में कोई हेल्प नहीं करेगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये उसी पॉइंट पे लग रहा है जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क लिख रहे हैं। तो बचा हमारा कौन सा फोर्स, एक वेट और एक फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, वो mv²/r। ये दोनों जो है टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। ये mg जो है कोशिश करेगा कि इसको इधर पलट दे और mv²/r कोशिश करेगा इधर पलट दे। और अगर ये सेफली टर्न हो गया है, सेफली टर्न हो गया तो दोनों जो टॉर्क देगा वो इक्वल होना चाहिए। एक mg का टॉर्क और mv²/r का टॉर्क जो है इक्वल होना चाहिए। तो mg का टॉर्क अगर आप लिखेंगे तो आपको इसके एक्सिस से, मतलब जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क लिख रहे हैं, उससे आपको इसका दूरी देखना पड़ेगा। तो इसका परपेंडिकुलर दूरी देखना पड़ेगा। तो ये जो है, ये देखिए mg इस तरफ ऐसे नीचे लगा है और ये जो लाइन है ये आपका परपेंडिकुलर दूरी है। तो ये वाला वैल्यू जो है ना, ये वाला वैल्यू जो है, मान लीजिए कि ये आपका b है। ठीक है, तो mg का टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू mg, ये हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा टॉर्क है, तो नेक्स्ट जो टॉर्क है यहाँ पर वो टॉर्क है mv²/r का, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका टॉर्क अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको भी आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखेंगे। तो फोर्स तो चलिए आपका mv²/r है, ये कैसे लग रहा है, सेंटर से ऐसे बाहर, और इसके अबाउट लिखा जा रहा है टॉर्क। तो आपको ये वाला दूरी जो है ना, परपेंडिकुलर दूरी मिल जाएगा 90 डिग्री का। तो ये mv²/r का परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगा पॉइंट ए से। ठीक है, मान लीजिए इसको आप ले लीजिए, सपोज करिए कि इसको आप ले लीजिए p, है ना। तो आपका जो टॉर्क होगा ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कितना लिए हैं p, है ना। तो अब जब ये सेफली रोटेट हो जा रहा, सेफली टर्निंग मार ले रहा है, तो ये दोनों का टॉर्क बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों का टॉर्क बराबर मतलब कि mg इंटू बी शुड बी इक्वल टू mv²/r इंटू पी। तो जब आप यहाँ से p/b का रेशियो निकालिएगा तो आपको मिलेगा mg बाई mv²/r, है ना। या फिर b/p लिखना हुआ तो b/p क्या लिखेंगे आप, b/p लिखेंगे v²/gr। अब देखिए, हमने थीटा एंगल किसको माना था, तो हमने थीटा माना था कि ये वर्टिकल से कितना डिग्री में टर्न हो रहा है, मतलब ये वर्टिकल है और ये वाला इतना एंगल ये जो है बेंड हो रहा है, इतना एंगल ये थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो आपका ये वाला जो एंगल यहाँ देख रहे हैं ये भी तो थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस का काम करेगा। ठीक है, ये ट्राइंगल देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल में, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल जो यहाँ पे बन रहा है इसमें ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस जो कि P माना है, दोनों तो बराबर ही है ना, दोनों का लेंथ बराबर है। तो इसीलिए ये आपका एक्चुअल में tan थीटा है। क्या है, ये आपका tan थीटा का वैल्यू है। तो tan थीटा यहाँ पे आपको मिल रहा है v²/rg, जहां पर थीटा क्या है, थीटा जो है वो है आपका एंगल ऑफ बेंडिंग। थीटा यहाँ पर कितना एंगल से बेंड हो रहा है वो वैल्यू है, तो थीटा यहाँ पे है एंगल ऑफ बेंडिंग। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि आप अगर सर्कुलर टर्निंग करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ v तो रहेगा, कुछ ना कुछ स्पीड तो रहेगा ही, है ना। तो कुछ ना कुछ स्पीड अगर आपका रहेगा तो थीटा का वैल्यू तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। अब v आप जीरो रखिएगा तब थीटा जीरो होगा, लेकिन v जीरो तो नहीं ना होगा, सर्कुलर टर्निंग करना तो कुछ तो v होगा ही ना।
तो जब आप सर्कुलर टर्निंग करेंगे तो आपका v कुछ होगा, r होगा। r क्या है? तो रेडियस है। कौन सा रेडियस? जो सर्कुलर टर्निंग कर रहे हैं ना, उसका सर्कल का रेडियस r है। वो वैल्यू भी कुछ रहेगा, ग्रेविटी भी रहेगा। तो थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ही, इसीलिए आप सीधा होकर के कोई भी सर्कुलर टर्निंग को नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा और आपको बेंड होना ही पड़ेगा, ताकि आप सेफली जो है उसको टर्न कर जाए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर ये जो v है उसको बढ़ाते हैं, तो अगर आप v को बढ़ाएंगे तो आपका थीटा भी बढ़ेगा। तो v अगर आपका बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा बेंड होना पड़ेगा। इसीलिए जो मोटो जीपी रेसिंग होता है, जैसे यहाँ देखिए, ये मोटो जीपी रेसिंग जो होता है, इसमें आपका जो ड्राइवर जो चलाता है वो बहुत स्पीड से जाता है, बहुत स्पीड से सर्कुलर टर्निंग करता है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा ही बेंड हो जाता है। और अगर मान लीजिए धीरे धीरे आप सर्कुलर टर्निंग करेंगे, आपको उतना बेंड होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एक नॉर्मल थीटा में भी बेंड हो जाइएगा। तो ये फॉर्मूला टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी जो है, इसमें अगर आपका स्पीड बहुत ज्यादा है तो बेंडिंग जो है बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि बेंडिंग कम करना चाहते हैं लेकिन आपका वी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कीजिएगा? आर को बढ़ा दीजिएगा। अगर आपका आर बढ़ जाएगा तो डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से अपने आप थीटा जो है कम में भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से सर्कुलर टर्निंग में जो बेंडिंग का प्रोसेस होता है वो चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिए, और कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन सा टॉपिक है फिजिक्स का जिसमें जो भी आप नेचुरल चीज अपने आसपास देखते हैं उसको फिजिक्स के भाषा में समझना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।